दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे एमसीक्यू जो कि बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर जूलॉजी का सेकंड पेपर है जिसमें हम यूनिट दोस्तों हम पढ़ेंगे इसमें यूनिट थर्ड यूनिट थर्ड में हम पढ़ेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट जो एमसीक्यू हैं उनके बारे में और हम उसको सिलेबस वाइज जो है वैसे पढ़ेंगे जैसे सिलेबस में जो थर्ड यूनिट में दिया है टॉपिक वाइज उस तरह हम पढ़ेंगे पूरे सिलेबस को। ठीक है दोस्तों, तो पहला यूनिट और सेकंड यूनिट ख़त्म हो चुका है। थर्ड यूनिट का एमसीक्यू लाए हैं, बिल्कुल एक टॉपिक वाइज हम लाए हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि और यूनिट थर्ड का टॉपिक का नाम है, क्या नाम है, क्लासिफिकेशन एंड जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स का जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन देखना है और उसमें आने वाले जैसे जो भी स्पीसीज हैं उनके बारे में जानना है। तो जैसे पाइस और एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स एप्स एंड मेमेलियन के बारे में हमें जानना है ऑर्डर विथ एग्जांपल के साथ। इसमें से भी क्वेश्चन बनेगा, 100% बनेगा। और अगला है पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नेक के बीटिंग मैग्नीज्म के बारे में जानना है। ठीक है दोस्तों, कि हमें जानना है बीटिंग मैग्नीज्म के बारे में। तो हम इसको टॉपिक वाइज लाए हैं। जैसे आप लोग पढ़ेंगे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ वर्टिब्रेट्स की, हम क्लासिफिकेशन कैरेक्टर के बारे में पढ़ेंगे 20 MCQ। इस तरह हम सभी टॉपिक्स को पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर इसके बाद है न्यूटेनी एंड पेरियोजेनेसिस के बारे में पढ़ना है हमें। फिर उसके बाद अगला है टॉपिक्स हमें माइग्रेशन इन बर्ड एंड डेंटेशन इन मेमल्स के बारे में जानना है। ठीक है जो दोस्तों, हमें इस तरह पढ़ना है। तो कम से कम 1 2 3 4 5 टॉपिक हमें कवर करना है इस यूनिट में और अच्छी तरह करना है। तो आप इस सिलेबस को अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा, फिर इसके बाद ये एमसीक्यू करिएगा। अगर आपका पेपर नज़दीक है तो आप इसे इसे भी देख सकते हैं, इसी में से पूछेगा क्वेश्चन, इसमें से ज़रूर क्वेश्चन फंसते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो एमसीक्यू है चलिए हम लाइन वाइज देख लेते हैं। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा है वर्टिब्रेट का क्लासिफिकेशन एंड जनरल कैरेक्टर पढ़ेंगे, 20 MCQ इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला एमसीक्यू है वर्टिब्रेट का प्रमुख लक्षण क्या है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है खुला परिसंचरण तंत्र। ठीक है दोस्तों, अगला है वर्टिब्रेट किस संघ के अंतर्गत आता है, मतलब वर्टिब्रेट का फाइलम क्या है। तो वर्टिब्रेट का फाइलम सी कोर्डाटा है। ठीक है दोस्तों, अगला अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वर्टिब्रेट में नोटोकॉर्ड क्या होता है। वर्टिब्रेट में नोटोकॉर्ड का क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी मेरुदंड में परिवर्तित हो जाता है। नोटोकॉर्ड जो होता है वर्टिब्रेट में मेरुदंड में परिवर्तित हो जाता है। तो अगला देख लेते हैं। और अगर दोस्तों आपको ये जो है पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं या टेलीग्राम में ज्वाइन भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और टेलीग्राम पर हमें मैसेज भी कर सकते हैं अगर आपको नहीं मिल पा रहा है तो, खोजने में दिक्कत हो रही है तो। ठीक है दोस्तों, तो अगला हम देख लेते हैं वर्टिब्रेट के परिसंचरण तंत्र कैसा होता है, इसके बारे में तो बता ही दिए हैं। वर्टिब्रेट्स में परिसंचरण तंत्र कैसा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी ये हो गया। और एक कौन सा क्वेश्चन था, खुला परिसंचरण तंत्र नोटोकॉर्ड का, सॉरी कौन सा इसमें क्वेश्चन था यार, वर्टिब्रेट का प्रमुख लक्षण क्या होता है। ऑप्शन नंबर डी मेरुदंड में उपस्थित होता है, इसे तो बता ही दिए थे, फाइलम के बारे में भी बता ही दिए थे। वर्टिब्रेट नोटोकॉर्ड क्या होता है, वर्टिब्रेट में नोटोकॉर्ड का क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। वर्टिब्रेट में परिसंचरण तंत्र कैसा होता है, ऑप्शन नंबर बी बंद होता है। ठीक है दोस्तों, वर्टिब्रेट्स का हृदय कैसा होता है। तो वर्टिब्रेट का हृदय कैसा होता है, ऑप्शन नंबर सी उदारी होता है, वेंट्रल होता है। ठीक है दोस्तों, वेंट्रल होता है। अगला पढ़ लेते हैं क्वेश्चन, वर्टिब्रेट में श्वसन अंग क्या हो सकते हैं। वर्टिब्रेट्स में श्वसन अंग क्या हो सकते हैं, इसमें बताना है केवल त्वचा, केवल गलफड़े गलफड़े या फेफड़े या केवल ट्रेकिया। तो ऑप्शन नंबर सी गलफड़े या फेफड़े जो होते हैं वर्टिब्रेट्स में श्वसन अंग हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में इसमें कौन सा वर्टिब्रेट्रा का वर्ग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इंसेक्ट्स, इनमें से कौन वर्टिब्रेट्रा का वर्ग नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इंसेक्ट, ऑप्शन नंबर इंसेक्ट डी। स्पाइस एम्फीबिया एंड रेप्टाइल्स ये जो वर्टिब्रेट में आते हैं, वर्टिब्रेट के वर्ग में आते हैं, और जो इंसेक्ट है नहीं आता है। तो एक क्वेश्चन बन सकता है विशेष वर्ग का प्रमुख लक्षण क्या है। तो ऑप्शन नंबर बी गलफड़े से शोषण होते हैं, गलफड़े से शोषण होते हैं। ठीक है दोस्तों, और अगला है एम्फीबिया में कौन सा लक्षण पाया जाता है। तो एम्फीबिया में कौन सा लक्षण पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी जल और स्थल दोनों में रहते हैं। एम्फीबिया मतलब ये दो लक्षणों को धारण करते हैं, मतलब ये जल में भी रह सकते हैं और स्थल में भी रह सकते हैं। जैसे कुछ फ्रॉग होते हैं, मेढक होते हैं, वो जल में रहते हैं और उस पर रहते हैं, इसे उभयचर कहते हैं। रेप्ट, रेप्टिलिया
का रेप्टिलिया की त्वचा कैसी होती है? तो ऑप्शन नंबर बी सल्क युक्त होती है। ठीक है दोस्तों, सल्क युक्त होती है, ऑप्शन नंबर बी। एप्स वर्ग की पहचान क्या है? एप्स वर्ग की पहचान क्या है? ऑप्शन नंबर सी, इसमें पंख होते हैं। एप्स में जो आते हैं दोस्तों, मैं बता दूं, एप्स में जो होते हैं बर्ड आते हैं, रेप्टिलिया में जो रेप्टिलिया जो रिंग चलते हैं, और एम्फीबिया जो होते हैं डुअल नेचर के होते हैं, जो पानी और जल में रहते हैं, और फिशेज जो मछलियाँ होती हैं वो पानी में रहती हैं, और मैमल्स के बारे में तो आप जानते ही हैं। इसी के बारे में हम लोग पढ़ना है, तो इस तरह आप क्वेश्चन को बना ले जाएंगे पेपर में। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 12, एप्स में अग्रपद किसमें परिवर्तित हो जाते हैं? ऑप्शन नंबर बी पंख में परिवर्तित हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैमल्स की विशिष्ट लक्षण कौन सा है? मैमल्स का विशिष्ट लक्षण क्या है? इसमें से बताइए। अंडे देना, नहीं ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, जो स्तन ग्रंथियाँ पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, मैमल्स में गलफड़े भी नहीं होते हैं, और सल्कयुक्त त्वचा भी नहीं होती, तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही होगा। और वर्टिब्रेट्स का तंत्रिका तंत्र कैसा होता है? वर्टिब्रेट्स का जो तंत्रिका तंत्र होता है वो कैसा होता है? तो ऑप्शन नंबर बी पृष्ठीय खोखला होता है। आप ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 15वां, वर्टिब्रेट में खोपड़ी किसकी रक्षा करती है? वर्टिब्रेट्स में खोपड़ी किसकी रक्षा करती है? तो ऑप्शन नंबर सी मस्तिष्क की रक्षा करती है। आप लोगों को तो पता ही होगा, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से कौन सा उष्ण रक्तप्रीय है? गर्म रक्त वाले कौन से हैं? तो ऑप्शन नंबर डी एफ्स, मतलब पक्षी। एफ्स इसके बारे में, मतलब पक्षियों के बारे में इसमें पढ़ा जाता है। मैमल्स में दांत कैसा होता है? ऑप्शन नंबर बी विषमरूपी होते हैं। ठीक है दोस्तों, मैमल्स में दांत कैसे होते हैं? विषमरूपी, मतलब अनेक अनेक संरचना वाले होते हैं। ठीक है दोस्तों, और 18वां क्वेश्चन है, वर्टिब्रेट्स में उत्सर्जन अंग कौन सा है? वर्टिब्रेट्स में उत्सर्जन अंग कौन सा है? तो नेफ्रिडिया, मालपीगियन नालिकाएं, गुर्दे और लव ग्रंथि। तो ऑप्शन नंबर सी उत्सर्जन अंग गुर्दे पाए जाते हैं, किडनी पाई जाती है वर्टिब्रेट्स में। और वर्टिब्रेट्स का अंत कंकाल किससे बना होता है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का है, वर्टिब्रेट्स का अंत कंकाल तंत्र किसमें बना होता है? तो इसमें जो होगा अस्थि या उपास्थि। ठीक है दोस्तों, अस्थि या उपास्थि, ऑप्शन नंबर सी। 20वां क्वेश्चन है, सबसे उन्नत वर्ग कौन सा माना जाता है? इसमें दोस्तों हमें बताना है, सबसे उन्नत वर्टिब्रेट्स वर्ग कौन सा माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी मैमेलिया। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है इसके बाद हमें पढ़ना है इसमें ऑर्डर के बारे में, सॉरी ऑर्डर के बारे में नहीं, अगला हमें इसमें मतलब अगला टॉपिक के बारे में पढ़ना है। जैसे हमें फीसेस के बारे में पढ़ना था, एक क्लासिफिकेशन एंड जनरल कैरेक्टर के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, हम और क्या क्या पढ़ चुके हैं हम लोग। वर्टिब्रेट्स का क्लासिफिकेशन एंड जनरल कैरेक्टर के बारे में 20 क्वेश्चन लगा चुके हैं। और अगला क्वेश्चन है हमें उसी में पढ़ना था, हमें फिशेस के बारे में, एम्फीबिया के बारे में, एप्स के बारे में, मेमलियस के बारे में, रेप्टिलिया के बारे में। तो ठीक है दोस्तों, तो आप फिशेस पैसेस के बारे में पढ़ लेते हैं, पीसेस के बारे में जो भी पढ़ते हो आप। तो इसमें हमें पढ़ना है रोहू, यानी रोहू रोहिता जिसे कहते हैं, किस ऑर्डर का है? तो हमें इसमें ऑप्शन नंबर बी जो कि है सैप्रिनिफॉर्म। ठीक है दोस्तों, सैप्रिनिफॉर्म, ऑप्शन नंबर बी। और अगला क्वेश्चन है डॉग फिश किस वर्ग का सदस्य है? तो ऑप्शन नंबर सी इला इलास्मो ब्रांची। ठीक है दोस्तों, अगला अगला क्वेश्चन है हमें क्लेरियस किस ऑर्डर में आता है, यानी मंगूर। रोहू अगला होता है, मंगूर अलग होता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी सिलू फ्री फॉर्म्स, जो कि हमें यहाँ पे जो पढ़े थे हम, रोहू किस फॉर्म में था? तो साइप्रिनियो फॉर्म्स के बारे में, साइप्रिनियो फॉर्म्स में रोहू आता है, और मंगूर जो आता है सिलूरी फॉर्म्स में आता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है चौथा है, ट्राइगोन किस ऑर्डर का उदाहरण है? ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए राजी फॉर्म्स। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है स्टियोफोबिक स्टियो क्या लिखा है, स्टियोफिश फिश किस एम्फीबिया ऑर्डर में संबंधित है? आप जो भी पढ़ते हो, मैं यही पढ़ता हूँ, ऑप्शन नंबर बी अपोडा। ठीक है दोस्तों, और क्वेश्चन नंबर इसमें ऑप्शन नंबर 20 सही था। और अगला क्वेश्चन है मेढक किस ऑर्डर में आता है? तो ऑप्शन नंबर सी
अनूरा, ऑप्शन नंबर सी अनूरा ऑर्डर में आता है। ठीक है दोस्तों। सलामेंड्रा किस ऑर्डर का उदाहरण है? तो सलामेंड्रा है ऑप्शन नंबर सी यूरोडेला है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, छिपकली किस ऑर्डर से संबंधित है? तो छिपकली जो है ऑप्शन नंबर सी स्क्वायरमाटा। और कोबरा किस ऑर्डर में आता है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है क्रोकोडीलिया। क्रोको जो भी हो क्रोकोडीलिया। ऑप्शन नंबर सी सॉरी स्क्वायरोमाटा में आता है। कोबरा यानी नाजा किस ऑर्डर में आता है? स्क्वायमाटा में आता है। ऑप्शन नंबर बी स्फेनोडोन किस ऑर्डर का जीव है? स्फेनोडोन किस ऑर्डर का जीव है? ऑप्शन नंबर सी राइनो राइनो राइनोसिफालिया। ऑप्शन नंबर सी, पहली बार पढ़ रहा हूँ। ऑप्शन नंबर सी सही है। और कछुआ किस ऑर्डर से संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी टेस्टुडिनेज। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है मगरमच्छ किस ऑर्डर का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर सी क्रोकोडिलिया। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है शुतुरमुर्ग किस ऑर्डर में आता है? तो ऑप्शन नंबर सी स्ट्रोथिओनिफॉर्म्स में आता है। ठीक है दोस्तों। गौरैया किस ऑर्डर से संबंधित है? इस पासर कहते हैं पासरियो फॉर्म्स में आता है। ठीक है दोस्तों। कबूतर किस ऑर्डर में आता है? कोलम्बियो फॉर्म्स में आता है। ठीक है दोस्तों। मुर्गा किस किस ऑर्डर में आता है? ऑप्शन नंबर सी जो है गैलियो फॉर्म्स में आता है। मुर्गा गैलियो फॉर्म्स। बाज फैलोको फॉर्म्स में आता होगा। ऑप्शन नंबर बी। और अगला क्वेश्चन है तोता किस ऑर्डर में आता है? तो तोता क्वेश्चन नंबर 18, तोता किस ऑर्डर में आता है? तो पेस्टिया पिसीटैक्सी फॉर्म्स। ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए। और अगला क्वेश्चन है 19, डकबिल प्लेट प्लेटपस प्लेपस डकबिल प्लेपस किस ऑर्डर का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर बी मोनोट्रेमाटा। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 20, कंगारू किस ऑर्डर से संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी मार्सोफीफ पी मार्सोफ मार्सोफिलिया। अगला क्वेश्चन है बैट किस ऑर्डर से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर सी चिरोपेट्रा। और अगला क्वेश्चन है शेर किस ऑर्डर से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए कार्निओरा। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हाथी किस ऑर्डर से संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी प्रोबोसीडिया। ठीक है दोस्तों। और अगला क्वेश्चन है वेल किस ऑर्डर से संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी से सिटेसिया। अगला क्वेश्चन है कि मानव किस ऑर्डर में आता है? तो मानव आता है प्रीमिट्स में। ठीक है दोस्तों। होमोसेपियंस किस ऑर्डर में आते हैं? प्रीमिट्स में। किस ऑर्डर में आते हैं प्रीमिट्स में? विच ऑर्डर इज कॉल्ड एग लेइंग मैमल्स? ऑप्शन नंबर बी मोनोट्रेमाटा। ठीक है दोस्तों। विच ऑर्डर सॉ पच डेवलपमेंट? ऑप्शन नंबर बी मार्सुपियालिया मार्सुपियालिया। ऑप्शन नंबर बी सही है। और अगला क्वेश्चन है विच रेप्टेलियंस ऑर्डर्स इज मस्ट प्रिमिटिव? ऑप्शन नंबर सी राइनो राइनोकोसेफेलिया। ठीक है दोस्तों। और अगला क्वेश्चन है विच एम्फीबियंस ऑर्डर्स लैक्स लिम्स? ऑप्शन नंबर सी अपोडा सही है। और विच फिश ऑर्डर्स इंक्लूड्स क्रैब्स? ऑप्शन नंबर सी क्राइम क्राइफ्रीनियोफॉर्म्स। ठीक है दोस्तों। अगला है क्वेश्चन 31, विच बर्ड्स ऑर्डर्स इंक्लूड पर्चिंग बर्ड्स? ऑप्शन नंबर बी पर्सियोफॉर्म्स पर्सिरीफॉर्म्स सॉरी दोस्तों पर्सिरीफॉर्म्स लिखा हुआ है शायद। ऑप्शन नंबर बी सही है। विच ऑर्डर्स इंक्लूड फ्लाइंग मैमल्स? ऑप्शन नंबर सी चित्रोपेट्रा।
चीरोपेट्रा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, विच रेप्टिलियंस ऑर्डर्स इंक्लूडेड स्नैक्स? ऑप्शन नंबर सी स्क्वारमाटा। स्क्वारमाटा। दोस्तों अगर मेरी जो है प्रोनाउंसिएशन गलत हो रही है तो आप उसे हिंदी में कमेंट कर जरूर लिखिएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, विच मेमल्स ऑर्डर इंक्लूडेड व्हेल्स एंड डॉल्फिन्स? ऑप्शन नंबर बी सिटेसिया। अगला क्वेश्चन है, विच फिश ऑर्डर्स इंक्लूडेड कैटफिशेस? ऑप्शन नंबर सी सिलोरीफॉर्म्स। और अगला क्वेश्चन है, हमें पढ़ना था स्नेक बीटिंग ए मैकेनिज्म के बारे में। अम, इसमें हम 30 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, हमें देखिए स्नेक्स बीटिंग्स एंड मैकेनिज्म्स, स्नेक बीटिंग मैकेनिज्म के बारे में पढ़ना है। इसके बारे में 30 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, वर्टिब्रेट्स के हम क्लासिफिकेशन जनरल कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। फिर इसके बाद उसी में हम पढ़ चुके हैं स्पाइसेस एम्फीबिया एंड रेप्टाइल्स एप्स एंड मैमेलियंस के बारे में पढ़ चुके हैं ऑर्डर विथ एग्जाम्पल। ठीक है दोस्तों, अब अगला हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पॉइजनस स्नेक एंड नॉन पॉइजनस स्नेक के बीटिंग मैकेनिज्म के बारे में 30 क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह आप लोग भी टॉपिक वाइज पढ़िए। और प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा मेरी मिस्टेक हो रही है क्योंकि मैं इन सब वर्डों को पहली बार पढ़ रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है, विषैले सांपों में विष ग्रंथि किस संशो संशोधित रूप होती है? विषैले सांपों में विष ग्रंथि किसकी संशोधित रूप होती है? तो ऑप्शन नंबर सी सल्वरी ग्लैंड एंड कोबरा में पाए जाने वाले फेंक का प्रकार क्या है? ऑप्शन नंबर सी प्रोटियो का लिखा है यार, प्रोटियो ग्लैम्फस ग्लैम्पस ग्लैम्फस जो भी लिखा हो, प्रोटियो ग्लैम्फस पढ़ेंगे हम। और ऑप्शन नंबर सी सही है। वाइपर में फेंक किस प्रकार के होते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी लंबे और घूमने योग्य फेंग। फेंग क्या होता है? और अगला क्वेश्चन है, सोलेनो सोलोनोग्लेफियस फैंक्स किस शाफ्ट में पाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी रसल वाइपर, ये रसल वाइपर में पाए जाते हैं। और अगला क्वेश्चन है, पांचवा, ओपिस्टोग्लाइफस फैंग की विशेषता क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी पीछे की ओर स्थिति, पीछे की ओर स्थिति। ऑप्शन नंबर सी है सही। ऑप्शन नंबर बी सही है। बॉम्सलैंग किस प्रकार के फेंग रखता है? तो ऑप्शन नंबर सी ओस्टियोग्लैम्फस। और कोबरा के फेंग कैसे होते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी छोटे और अस्थायी होते हैं। और विष इंजेक्शन के समय वेनम ग्लैंड को कौन सी मांसपेशी दबाती है? ऑप्शन नंबर बी कंप्रेसर मसल्स। और ऑप्शन नंबर बी सही है। और क्वेश्चन नंबर 9 है, विष ग्रंथि में फेंक तक विष किसके द्वारा पहुंचता है? तो ऑप्शन नंबर सी डक्ट के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा विषैला सांप नहीं है? तो इसमें है नाजा, बंगरस, रसल वाइपर्स एंड पाइथन। ऑप्शन नंबर डी जो है पाइथन जो है ये विषैला है, नॉन वेनम वाला है। ऑप्शन नंबर डी। नॉन पॉइजनस स्नेक में किसका अभाव होता है? तो ऑप्शन नंबर सी वेनम ग्लैंड का अभाव होता है। और नॉन पॉइजनस स्नेक के शिकार को कैसे मारते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी जो सही है, कॉन्स्ट्रिक्शंस के द्वारा मारते हैं। ठीक है दोस्तों, एंग्लीफस प्रकार के दांत किस में पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर सी पाइथन में। और एग्लीफस एग्लीफस का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर सी बिना बिना 20 दांत वाले जो होते हैं सांप। विषैले विषैले सांपों में फेंक सामान्यतः किस जबड़े पर होते हैं? ऑप्शन नंबर बी अपर जाओ। और काटते समय वाइपर में फेंक की स्थिति कैसी होती है? तो ऑप्शन नंबर सी आगे की ओर घूम जाती है। और प्रोटोग्लाइम्फस फैंग में किसके लिए जाने जाते हैं? ऑप्शन नंबर बी शॉर्ट्स एंड फिक्स्ड होते हैं। रेड स्नेक का बाइट रेड स्नेक का बाइट खतरनाक क्यों नहीं होता? ऑप्शन नंबर बी विष ग्रंथि नहीं होते रेड स्नेक। कौन सा स्नेक है भाई? कौन सा सांप कंस्ट्रिक्टर
कंस्ट्रिक्टर है, तो इसमें पाइथन है, कोबरा, एकरायत एंड वाइपर वेनम वाले हैं, और ये पाइथन नॉन वेनम वाला है। वेनम वेनम इंजेक्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर बी, शिकार को पंगु बनाना। और नॉन पॉइजनस स्नेक के दांत कैसे होते हैं? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी, ठोस होते हैं। और कोबरा के वेनम का प्रभाव मुख्यतः किस पर होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, नर्वस सिस्टम्स पर होता है कोबरा का। ये सीधे मस्तिष्क पर अटैक करता है, इसके जो वेनम होते हैं। और वाइपर वेनम किस प्रकार का होता है? वाइपर वेनम किस प्रकार का होता है? वाइपर मतलब ऑप्शन नंबर सी, हीमोटॉक्सिक्स होते हैं। ये हीमोग्लोबिन को ख़त्म करते हैं, जिससे हम ऑक्सीजन ले नहीं पाते हैं और डेथ हो जाती है। ऐसे वाले होते हैं ये। वेनम ग्लैंड सामान्यतः कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन नंबर बी, नेक रीजियन। और काटते समय वेनम डक्ट कहाँ खुलती है? ऑप्शन नंबर सी, फैंग टिप पर। और किस सांप में सबसे विकसित वेनम एपारेटस पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, वाइपर में। नॉन पॉइजनस स्नेक का बाइट किसके लिए होता है? ऑप्शन नंबर बी, डिफेंस ओनली। जो नॉन पॉइजनस स्नेक का बाइट किसके लिए होता है? तो जिसमें जहर नहीं पाया जाता है, वो क्या ही कर सकता है, और डिफेंस के लिए सबको काटता है। और वेनम अपर्चस का भाग कौन सा नहीं है इसमें, बताओ। वेनम ये क्या लिखा है? अपरेटस लिखा था, सॉरी। वेनम अपरेटस का कौन सा भाग नहीं है? अपर्चर पढ़ लिया, सॉरी। वेनम ग्लैंड, फैंग एंड कंप्रेसर मसल्स एंड नेफ्रीडियम, सॉरी। ऑप्शन नंबर डी, नेफ्रीडियम। कौन सा भाग नहीं है? वेनम ग्लैंड, फैंग एंड कंप्रेसर मसल, नेफ्रीडिया, जो वेनम। ठीक है दोस्तों, अगला है 29। करैत किस प्रकार के फैंक्स रखता है? तो ऑप्शन नंबर सी, प्रोट्रियो ग्लैम्फस ग्लैफस। ठीक है दोस्तों, ग्लाइफस। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। और 30वां क्वेश्चन है, बीटिंग मैकेनिज्म का अध्ययन किस शाखा में होता है? तो बाइटिंग मैकेनिज्म का हम किस में हम लोग पढ़ते हैं, ये आप लोग बताइएगा ज़रूर। ठीक है दोस्तों, बीटिंग मैकेनिज्म का अध्ययन किस शाखा में होता है, ये आप लोग बताइए। फैक्लोलॉजी, इथियोलॉजी, फंक्शनल मॉर्फोलॉजी एंड टेक्सोनॉमी। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब अगला जो क्वेश्चन था, न्यूटनी एंड पेडियो अगला जो क्वेश्चन था, हाँ सॉरी, अगला जो टॉपिक था न्यूटनी एंड पेडियोजेनेसिस के बारे में, तो उसमें उसमें हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ से ये दूसरा है। इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। न्यूटनी का अर्थ इनका सही अर्थ क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी, लार्वा से सेक्सुअल मैच्योरिटी। लार्वा में सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाती है। न्यूटेनी उसमें पाया जाता है। न्यूटेनी किस प्रकार का, न्यूटेनी किसका प्रकार है? ऑप्शन नंबर सी, पेडियोमोर्फोसिस में आता है न्यूटेनी। और एग्जॉल्टेड किस फिनोमिना, क्या लिखा है, फिनोमिनन का उदाहरण है? अगला इसका है ऑप्शन नंबर बी, जो है सही है, न्यूटेनी। एग्जॉल्टेड किस फिनोमिनन का उदाहरण है? ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, न्यूटनी में मेटाफोसिस मेटामॉर्फोसिस क्यों नहीं होता? ऑप्शन नंबर बी, थेरोक्सिन की कमी के कारण नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। पेडियोजेनेसिस में प्रजनन किस अवस्था में होता है? ऑप्शन नंबर सी, लार्वा में। मिस्टोर मेस्टोर की फिनोमिनोन का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी, पेडियोजेनेसिस मिस्टोर का। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, पेडियोजेनेसिस सामान्यतः किस में पाई जाती है? ऑप्शन नंबर सी, इंसेक्ट में पेडियोजेनेसिस पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी, इंसेक्ट में पाई जाती है। न्यूट्रिएंट कौन से लक्षण बने रहते हैं? न्यूटेनी में कौन से लक्षण बने रहते हैं? ऑप्शन नंबर सी, लार्वल का। और न्यूटेनस लार्वा में क्या विकसित हो सकता है? ऑप्शन नंबर सी, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो सकते हैं। पेडियोजेनेसिस का इवोल्यूशनरी महत्व क्या है? ऑप्शन नंबर बी, रैपिड रिप्रोडक्शन।
निम्नलिखित में से कौन सा नियोटेनी का उदाहरण नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी है जो मिस्टोर, ये जो था पेडियोजेनेसिस का उदाहरण था। और ये सब एग्जोल्ट एम्फिबियस लार्वा और ये सैलामेंडर लार्वा जो थे, ये जो नियोटेनी का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 12th। नियोटेनी में इंडोक्राइन कंट्रोल किस हार्मोन में होता है? इसके बारे में पढ़ना है। नियोटेनी में इंडोक्राइन कंट्रोल किस हार्मोन से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर सी और थ्रिक्सिन से संबंधित। ठीक है दोस्तों, और अगला क्वेश्चन, पेडियोजेनेसिस में प्रजनन सामान्यतः कैसे होता है? तो ऑप्शन नंबर सी सेक्सुअल है या असेक्सुअल हो सकता है। और अगला क्वेश्चन, नियोटेनी में पेडियोजेनेसिस दोनों किस कैटेगरी में आते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी पेडियोमोर्फोसिस में आते हैं। नियोटेनी और पेडियोजेनेसिस दोनों किस कैटेगरी में आते हैं? तो पेडियोमोर्फोसिस में आते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, पेडियोजेनेटिक लार्वा का एडल्ट स्टेज कैसा होता है? तो ऑप्शन नंबर सी आवश्यक नहीं है, या पूर्ण विकसित हो सकता है, या तुरंत बनता है, या बड़ा होता है, ये आवश्यक नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और अगला क्वेश्चन है, एग्जॉल्ट में लार्वल गिल्स का बने रहना किस किसका संकेत है? ऑप्शन नंबर सी न्यूटेनी। और पेडियोजेनेसिस सबसे पहले किस में दिखाई देता है? ऑप्शन नंबर सी मेस्टोर में। और न्यूटेनी का मुख्य कारण क्या है? नियोटेनी का मुख्य कारण क्या बनता है? ऑप्शन नंबर बी हार्मोनल इनबैलेंस। पेडियोजेनेसिस का प्रत्यक्ष लाभ क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी फास्ट पॉपुलेशन इंक्रीज। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही जोड़े को पहचाना है। एक्सोल्टेड पेडियोजेनेसिस में होता है, मिस्टोर न्यूटेनी में होता है, ये गलत है। एक्सोल्टेड न्यूटेनी में ऑप्शन नंबर सी एक्सोल्टेड न्यूटेनी, ये गलत है। और सही जोड़ा पहचाना है, एक्सोल्टेड न्यूटेनी ये सही है। और मिस्टोर न्यूटेनी, इस मिस्टोर में नहीं होता है, ये होता है पेडियोजेनेसिस होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी एक्सोल्टेड न्यूटेनी होगा। ठीक है दोस्तों, अगला हमें क्वेश्चन पढ़ना है, माइग्रेशन इन बर्ड एंड डेंटेशंस इन मैमल्स के बारे में पढ़ना था, जो लास्ट वाला है टॉपिक्स। इसमें हम लोग कुछ पढ़ लेते हैं, 10-20 क्वेश्चंस एमसीक्यू, जो कि बेसिक लेवल का है, सभी बेसिक लेवल की हैं। और पक्षियों का प्रवास मतलब माइग्रेशन क्या है? ऑप्शन नंबर बी नियमित मौसमी स्थान पर परिवर्तन ही माइग्रेशन कहलाता है। पक्षियों में प्रवास का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन नंबर बी भोजन और अनुकूल जलवायु। आर्कटिक टर्न किस प्रकार के माइग्रेशन का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर सी लेटिट्यूडनल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी लेटिट्यूडिनल माइग्रेशन किस में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी पर्वतीय में। और माइग्रेशन के समय पक्षी दिशा कैसे पहचानते हैं? ऑप्शन नंबर बी सूर्य और तारे से। माइग्रेशन के समय पक्षी दिशा कैसे पहचानते हैं? सूर्य और तारे से। ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर बी सही है। बर्ड माइग्रेशन का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर डी इथियोलॉजी। और प्रवासी पक्षियों में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन नंबर बी फैट। और माइग्रेशन में वी शेप उड़ान का क्या लाभ है? ऑप्शन नंबर बी ऊर्जा की बचत। और अगला क्वेश्चन है, इंडियन सब कॉन्टिन्यूनेंट में सर्दियों में आने वाले पक्षी हैं कौन से? ऑप्शन नंबर सी साइबेरियन क्रैन, साइबेरियन जो पक्षी होते हैं इंडिया में आते हैं। और ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी सी सही है। क्वेश्चन नंबर 10, पक्षियों में प्रवास किस हार्मोन से प्रभावित होता है? तो ऑप्शन नंबर बी थ्रिक्सोन से। प्रवास किस हार्मोन से प्रभावित होता है? थ्रिक्सोन। और अब डेंटल मैमल्स के बारे में पढ़ना है। मैमल्स में दांत किस प्रकार के होते हैं? ऑप्शन नंबर हेट्रोडोंट। और हेट्रोडोंट डेंटेशंस का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर सी विभिन्न प्रकार के दांत। मैमल्स में दांत कितनी बार बदलते हैं? ऑप्शन नंबर बी 2 बार।
डाइफोडोंट्स डेंटेशन किसमें पाई जाती है? ऑप्शन नंबर डी मैमल्स में। डी और क्वेश्चन नंबर 15, इंसिरस का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन नंबर सी काटना। कैनिन दांत किसके लिए होते हैं? ऑप्शन नंबर सी कैनिन कैनिन। ऑप्शन नंबर सी फाड़ने के लिए। और कैंसेलियस दांत किस में पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर जो होगा सी कैनियस कैनियस में। हर्बिवोरस हैबिवोरस मैमल्स में प्रमुख दांत होते हैं। ऑप्शन नंबर डी मोरल। मैन का मैन का डेंटल फार्मूला क्या है? मैन का डेंटल फार्मूला क्या है? ऑप्शन नंबर ए 21-23-21-23। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है मैमेलियन में डेंटेशन का मुख्य महत्व क्या है? ऑप्शन नंबर भोजन की प्रकृति दर्शाना। और यहीं पर सभी क्वेश्चन समाप्त होते हैं इसमें के। और आप भी कहीं से भी और पढ़ सकते हैं, जैसे और इम्पोर्टेंस मैंने आपको बताया। और आपको सिलेबस कैसे पढ़ना है, सिलेबस को समझाया है अच्छी तरह। और सिलेबस के सभी टॉपिक्स में से हमने 10-10, 30-30, 20-20, 25-25 क्वेश्चन आप लोगों को एमसीक्यू दिए हैं। तो इस तरह आप पढ़ेंगे तो परीक्षा में पास ही हो जाएंगे, नहीं पास ही नहीं, अच्छा नंबर भी ला सकते हैं। और क्लॉक स्टडी को अभी सब्सक्राइब करिए, क्लॉक स्टडी को। ठीक है दोस्तों, क्लॉक स्टडी चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। और मिलते हैं अगले यूनिट्स में, यूनिट नंबर 4 जिसमें हमें पढ़ना था। यूनिट नंबर 4 में हमें क्या क्या पढ़ना था भाई, अगले वीडियो में देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, प्लेलिस्ट बन जाएगी, आप लोग अच्छी तरह पढ़िएगा। थैंक यू।